हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल श्रुति कोच। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं इस वीडियो में रीड इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का जो हमारा टॉपिक चल रहा था फिगर ऑफ स्पीच। उसके 2 पॉइंट हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम इसका तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे। फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच, अलंकार, जिसका थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन फ्रेंड्स, पर्सोनिफिकेशन का हिंदी रूप है मानवीकरण। मानवीकरण। अब देखते हैं कि पर्सोनिफिकेशन क्या होता है। तो पर्सोनिफिकेशन के लिए हम देखें कि जो पहले वाले जो सिमिली और मेटाफर हमने पढ़े वो भी बेस्ड ऑन कंपैरिजन थे, तो जो पर्सोनिफिकेशन है वो भी क्या है, बेस्ड ऑन कंपैरिजन, यानी ये भी तुलना पे आधारित है। अब फ्रेंड्स, इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में इसमें आएगा इन पर्सोनिफिकेशन, इन personification an inanimate objects or ideas are shown to have a common, to have a human quality, human quality। तो फ्रेंड्स, इसकी जो डेफिनेशन है उसमें हम देखते हैं कि इन पर्सोनिफिकेशन की जो आपका पर्सोनिफिकेशन है इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, ये क्या बताता है, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट और आइडियाज। तो फ्रेंड्स, इनएनिमेट का मीनिंग होता है निर्जीव। इनएनिमेट का यहाँ पे मीनिंग क्या होता है, निर्जीव, यानी इसमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उन नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बनाना होता है, उसको लिविंग थिंग्स के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। तो इन पर्सोनिफिकेशन इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, यानी जो निर्जीव वस्तुएं हैं और आइडियाज़ और जो विचार हैं, आर शोन, उनमें दिखाया जाता है टू हैव ए ह्यूमन क्वालिटी, यानी जो मानवीय गुण है उनको उसमें बताया जाता है। नेक्स्ट, अगर इजी वे में इसकी डेफिनेशन की हम बात करें तो उसमें आता है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच, in this figure of speech, in this figure of speech, non-living things or an abstract ideas is presented, is living और concrete। तो फ्रेंड्स, इसकी जो इजी वे में हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो आती है कि इन दिस फिगर ऑफ स्पीच की, ये जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पर्सोनिफिकेशन, नॉन लिविंग थिंग्स और ऑन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ की, इसमें जो निर्जीव वस्तुएं होती है और जो एब्स्ट्रैक्ट यानी हमारे जो भावनात्मक विचार होते हैं, इज प्रेजेंटेड, उनको प्रस्तुत किया जाता है, इज लिविंग के कौन से रूप में, सजीव रूप में, और कॉन्क्रीट और मूर्त रूप में। कॉन्क्रीट का मीनिंग होता है आपका यहाँ पे मूर्त, मूर्त रूप। अब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल से हम इसको क्लियर करते हैं। जैसे कि इसमें आ गया नेसेसिटी, एग्जाम्पल है आपके, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखिए कि जो नेसेसिटी होती है इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी जो नेसेसिटी, आवश्यकता है, नेसेसिटी का मीनिंग क्या होता है, आवश्यकता, इज द मदर, जननी ऑफ इन्वेंशन, इन्वेंशन का मीनिंग क्या होता है, आविष्कार।
तो जो आवश्यकता है उसको किसकी जननी बताया गया है? आविष्कार की जननी। यानी जो नेसेसिटी और इन्वेंशन वर्ड है उनका जो कंपैरिजन है, यानी उनका जो कंपैरिजन उस किसके द्वारा पर्सोनिफाई करा गया है? मदर वर्ड के द्वारा इन दोनों को पर्सोनिफाई करा गया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसका देखें। लव इज ब्लाइंड, लव इज़ ब्लाइंड। तो फ्रेंड्स इसमें देखिए लव इज़ ब्लाइंड, तो क्या लव कभी अंधा होता है? नहीं। लेकिन जो लव है उसको क्या कर दिया, जो ब्लाइंड है यानी जो ह्यूमन क्वालिटी है वो इसमें बताई गई है। तो जो लव का जो पर्सोनिफाई है वो किसके द्वारा करा गया है? ब्लाइंड के द्वारा करा गया है। नेक्स्ट अब पोइम का जो स्टेंजा है उसकी मैं कुछ लाइनें लेती हूँ। When as a child I laughed and wept कि when as a child I laughed and wept, time crept, फिर नेक्स्ट when as a youth I waxed more bold, time strolled, next when I became a full grown man, time run। ये एक पोइम है, एक पोइम का स्टेंजा है जिसको फ्रेंड्स हम देखते हैं कि ऐसे स्टेंजा हमारे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में आता है जिसमें से हमें फिगर ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना होता है। तो देखिए व्हेन एज ए चाइल्ड कि जब मैं एक बच्चा था, आई लाफ्ड एंड वेप्ट जब मैं हंसता था रोता था, तो टाइम क्या होता था? क्रैप्ट करता था। क्रैप्ट का मीनिंग होता है रेंगना, क्रैप्ट का मीनिंग है रेंगना, जो कि क्रीप की सेकंड फॉर्म है, When as a youth I waxed more bold, when as a youth और जब मैं नवयुवक हुआ, I waxed more bold और जब मैं बहुत अधिक निडर हो गया, time strolled तो जो समय है वो क्या करने लग गया? चलने लग गया। strolled का मीनिंग वैसा होता है टहलना। फिर नेक्स्ट when I became a full grown man और जब मैं एक बड़ा आदमी बन गया, टाइम रन तो जो टाइम है वो क्या होने लग गया? दौड़ने लग गया। तो फ्रेंड्स इसमें हमें देखना है कि जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो कहाँ पे आ रहा है, किसको पर्सोनिफाई किया जा रहा है इसमें। तो व्हेन एज ए चाइल्ड कि जब मैं एक बच्चा था, मैं हंसता था रोता था, तो तब टाइम क्या होता था? क्रैप्ट। तो क्या फ्रेंड्स इसमें मुझे ये चीज़ बताइए, सेकंड लाइन में आ रहा है कि टाइम क्रैप्ट करता था, रेंगता था। फिर फोर्थ लाइन में आ रहा है कि टाइम स्ट्रोल्ड, फिर समय चलने लग गया। फिर नेक्स्ट आ रहा है कि टाइम रन, समय दौड़ने लगे। तो क्या कभी समय को दौड़ते हुए, रेंगते हुए, चलते हुए देखा है? नहीं देखा। इट मीन्स जो टाइम वर्ड है उसको यहाँ पे क्या करा गया है? पर्सोनिफाई करा गया है। तो यहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट हम और एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे कि द लिव्स on the ground danced in the wind, तो फ्रेंड्स इसमें देखिए कि द लिव्स ऑन द ग्राउंड कि जो पत्तियां हैं वो ग्राउंड पे डांस कर रही है, इन द विंड किसमें? हवा में। तो क्या फ्रेंड्स पत्तियों को कभी डांस करते हुए देखा है? नहीं देखा। जो लिव्स है वो यहाँ पे क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसको डांस जो एडजेक्टिव दिया है डांस वर्ड से, तो वो इसका क्या, जो ह्यूमन क्वालिटी इसमें दी गई है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन। यहाँ तक आपको समझ में आया? नेक्स्ट हम बात करें और एग्जाम्पल हम इसके लेते हैं, तो उसमें आता है कि एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर
एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। तो अब इसमें देखिए कि फ्रेंड एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर, कि एक्सपीरियंस को क्या बताया गया है, सबसे अच्छा अध्यापक बताया गया है। तो क्या एक्सपीरियंस जो अनुभव है वो कभी टीचर बन सकता है? नहीं। इसमें एक्सपीरियंस को पर्सोनीफाई करा गया है किससे? टीचर से, यानी ह्यूमन क्वालिटी से। तो इसमें आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया? पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसके, जिससे कि हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए। लव इज़ हर कंपेनियन फॉर लाइफ। तो लव इज हर कंपेनियन की जो प्रेम है उसको क्या बताया गया है? लव इज हर कंपेनियन, प्रेम को उसका फॉर उस लाइफ, यानी उसके जीवन के लिए लव को उसका क्या बता दिया गया? कंपेनियन। तो कंपेनियन वर्ड से इसको क्या कर दिया गया? पर्सोनीफाई कर दिया गया। तो यहाँ पे आपका जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो गया? पर्सोनिफिकेशन। अब नेक्स्ट मैं एक पोइम के फिर से कुछ स्टेंजा लेती हूँ, जिसमें से 2-4 लाइनें लेती हूँ एक पोइम की। द ग्लोरीज ऑफ our blood and state are shadows not substantial things. There is no armor against fate. Death lays his icy hands on kings. तो फ्रेंड्स ये जो हमारी एक पोइम है, जेम्स, जो अच्छे पोइट हैं इंग्लिश के, जेम्स शर्ली उनके द्वारा लिखी गई है। और इस पोइम का जो टाइटल है वो टाइटल है डेथ द लेवलर, यानी डेथ जो है वो लेवल जो करती है। अब इसमें देखिए द ग्लोरीज ऑफ ओवर ब्लड, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने ब्लड पे एंड स्टेट, अपनी स्थिति पे क्या होता है? ग्लोरी होती है, यानी घमंड होता है। आर शेडोज नॉट सब्सटेनियल थिंग्स, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? गर्व करना, घमंड करना, ये सारी चीज़ें क्या होती है? केवल परछाई होती है। नॉट सब्सटेनियल थिंग्स, ये कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं होती। सब्सटेनियल का मीनिंग क्या होता है? महत्वपूर्ण। तो जो किसी व्यक्ति के द्वारा अगर अपने ब्लड पे, अपनी स्थिति पे, यानी अपने खून पे, अपनी स्थिति पे अगर कोई व्यक्ति घमंड करता है तो वो सारी चीज़ें क्या होती है? ओनली शैडोज होती है, यानी छाया, परछाया होती है। नॉट सब्सटेनियल थिंग्स, उनको हम महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं कह सकते। देयर इज नो आर्मर, देखो फ्रेंड्स आर्मर का मीनिंग होता है कवच। तो ये आर्मर पहले के टाइम में जब बैटलफील्ड यानी जो युद्ध क्षेत्र होता था वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर लड़ने युद्ध के लिए जाता था तो वो एक आर्मर पहन के जाता था, यानी सुरक्षा कवच पहन के जाता था। तो देयर इज नो आर्मर, कि कोई कवच नहीं है अगेंस्ट फैट, यानी भाग्य के विरुद्ध कोई भी कवच बना हुआ नहीं है। फैट का मीनिंग क्या होता है? भाग्य। फैट का मीनिंग है भाग्य। डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स ऑन किंग्स। अब डेथ लेज हिज आइजी हैंड्स, की जो मृत्यु है, लेज यानी वो डालती है, हिज आइजी हैंड्स, कि अपने आइजी का मीनिंग होता है निर्दयी। तो जो मृत्यु है वो अपने निर्दयी हाथों को किस पे डालती है? राजा पे भी डाल देती है। यानी जो मृत्यु है वो अपने निर्दयी हाथों को जो राजा है उस पे डालने से भी पीछे नहीं हटती है। तो देखो डेथ के क्या बताए गए? हैंड्स। तो क्या फ्रेंड्स डेथ के कभी हैंड्स होते हैं? नहीं होते हैं। और इसके लिए कौन सा जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन का अगर यहाँ पे यूज़, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ होता है तो वहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो कौन सा होता है? पर्सोनिफिकेशन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे किसको पर्सोनिफाई करा गया है? डेथ को पर्सोनिफाई करा गया है। क्लियर? अब नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें तो हम फ्रेंड्स इसको बोल सकते हैं कि जो पर्सोनिफिकेशन है हमारा, पर्सोनिफिकेशन को हम क्या बता सकते हैं? ये मेटाफर का एक टाइप बोल सकते हैं। पर्सोनिफिकेशन इज ए टाइप ऑफ मेटाफर।
मेटाफर। अब हम इसे मेटाफर का टाइप क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमने सिमली पढ़ा, मेटाफर पढ़ा। सिमली में भी वही जो डिफरेंट थिंग्स होती है उनके बीच में कंपैरिजन होता है। मेटाफर हमने पढ़ा, मेटाफर में भी वही कंपैरिजन है। बट सिमली में हमें कुछ वर्ड्स की हेल्प से हम उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। जबकि जो मेटाफर होता है, मेटाफर में हमें कोई वर्ड नहीं मिलता, केवल हम उससे इम्प्लाइड यानी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हम उसमें कंपैरिजन करते हैं। और जो हमारा पर्सोनिफिकेशन है उसमें भी हम क्या करते हैं? कंपैरिजन करते हैं एज इट इज़ किसके जैसे? मेटाफर के जैसे। क्योंकि इसमें भी वो जो दो डिफरेंट थिंग्स होती है उनके बीच में कंपैरिजन होता है। डिफरेंट थिंग्स इसमें कौन सी होती है? नॉन लिविंग थिंग्स को जो ह्यूमन क्वालिटी यानी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको लिविंग थिंग्स में शो करना होता है, यानी उसमें ह्यूमन क्वालिटी बताई जाती है। तो जो पर्सोनिफिकेशन है उसको भी हम क्या कह सकते हैं? मेटाफर का पार्ट कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूँ आपको। knowledge is proud that it knows so much। अब फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जो नॉलेज है इज प्राउड, नॉलेज को क्या बताया गया है? प्राउड बताया गया है। दैट इट नोज सो मच, यानी इसका जो मीनिंग, अगर इस लाइन का हम मीनिंग देखते हैं तो वो बिल्कुल अलग आता है। क्योंकि जिसके पास में ज़्यादा ज्ञान होता है वो क्या हो जाता है? प्राउडी हो जाता है। इट मीन्स घमंडी हो जाता है। तो नॉलेज इज प्राउड, लेकिन यहाँ पे ये बता रहा है कि नॉलेज ही क्या है? प्राउड, यानी जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है वही क्या है? प्राउडी यानी घमंडी है। तो दैट इट नोज सो मच, तो इस लाइन में हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा है? पर्सोनिफिकेशन है। अब फ्रेंड्स, इस चीज़ को देखिए कि इसमें पर्सोनिफिकेशन हमें कैसे पता चला? क्योंकि नॉलेज इज प्राउड। अब देखो, नॉलेज तो इसमें कौन सी थिंग है? नॉन लिविंग थिंग्स है। और जो प्राउड है वो यहाँ पे क्या है? वो एक एडजेक्टिव है। अब देखिए, जो प्राउड एडजेक्टिव है वो कौन सी थिंग्स के लिए यूज होता है? ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन क्वालिटी के लिए यूज होता है। और अगर हम किसी ह्यूमन क्वालिटी के लिए यूज होने वाले एडजेक्टिव का अगर यूज हम किसके लिए कर दें? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर दें, तो वहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ इस चीज़ को कि अगर ह्यूमन क्वालिटी बताने के लिए जिस एडजेक्टिव का हम यूज़ करते हैं वही एडजेक्टिव अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी यूज करते हैं तो वहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा होगा? पर्सोनिफिकेशन होगा। एंड एक पॉइंट हम इसमें ये भी याद रख सकते हैं कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का अगर यूज़ हम किसके लिए करते हैं? पर्सनल प्रोनाउन हो गए हमारे ही, सी, इट। अब इनके जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है, जैसे हिज हो गया, हर हो गया, हिम हो गया। तो मतलब जो भी हमारे पर्सनल प्रोनाउन आते हैं, अगर पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच है वो कौन सा हो जाएगा? पर्सोनिफिकेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। वैसे पर्सोनिफिकेशन थोड़ा सा टिपिकल होता है बिकॉज हमें इसमें थोड़ी सी कॉम्प्रहेंशन की ज़रूरत होती है। कॉम्प्रहेंशन मीनिंग समझने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम इसको समझ के ही इसमें फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।